वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में चैप्टर 120 की स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूं और मुझे बताओ आपको कौन सी मैंगा पर एक्सप्लेन वीडियो चाहिए। कमेंट्स करो, शुरू करते हैं। एक भयानक लड़ाई के बाद जब होली नाइट्स ने अडोल्मन को पूरी तरह हरा दिया, तभी रिमिरू वहां प्रकट होता है। अडोल्मन तुरंत घिसकते हुए नीचे झुक जाता है और घुटनों पर बैठ जाता है, और क्योंकि वो एक स्केलेटन है, बस उसकी सफेद चमकती खोपड़ी ही दिखाई देती है। लेकिन रिमिरू का उसे खत्म करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अनडेड होने के नाते होली नाइट्स उसके लिए सबसे खराब मुकाबला साबित होते। दूसरी ओर शूना निराश होकर कहती है, मैं वाइट किंग होते हुए भी ऐसे इनएक्सपीरियंस्ड इंसान से पीछे रह गई। अभी तो मैं लो लेवल सीक्रेट मैजिक तक इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूं। रिमुरू जब उससे पूछता है कि सीक्रेट मैजिक पर उसका कितना कंट्रोल है, तब शूना बताती है कि भले ही वो केवल एक नकल ही क्यों ना हो, सीक्रेट मैजिक का प्रयोग वो इसीलिए कर पाई क्योंकि उसका विश्वास रिमुरू सामा पर है और उसने सोचा कि शायद उसकी शक्ति उधार मिल सके। असल में सीक्रेट मैजिक वही इस्तेमाल कर सकता है जिसकी आत्मा उस भगवान से जुड़ी हो जिस पर वो विश्वास करता है। और अडालमन अब सीक्रेट मैजिक इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसने रूमिनस के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। रिमुरू रूमिनस से सीखे गए कॉन्सेप्ट्स पर आधारित सीक्रेट्स ऑफ फेथ एंड ग्रेस शूना और अडालमन को प्रदान करता है। नतीजा ये होता है कि सिर्फ 1 घंटे के भीतर अडालमन सीक्रेट मैजिक का इस्तेमाल पलक झपकते ही करने लगता है। इस घटना से उसका रिमिरू पर विश्वास और भी गहरा हो जाता है और अब वो अंडरग्राउंड लेबिरिंथ का और भी शक्तिशाली बॉस बन जाता है। इसके बाद रिमिरू अडालमन की जिम्मेदारी शूना को सौंप देता है और 60th फ्लोर की रक्षा कुछ समय के लिए सुनिश्चित हो जाती है। चूंकि अडालमन असल में एक रियर गार्ड टाइप फाइटर है, तो इसीलिए अगर फ्रंट लाइन के लिए कोई मजबूत साथी मिल जाए तो डिफेंस एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मिलिम गुस्से में फट पड़ती है और चिल्लाती है, लगता है मेरे ड्रैगन्स हार गए हैं, क्योंकि चैप्टर 119 में हिनाता साकागुची ने उसके ज्यादातर ड्रैगन्स को धूल चढ़ा दी थी। वैसे मिलिम ने गबूटा और रांगा को इतना ज्यादा ट्रेन किया है कि बेचारा गबूटा को लगभग मरा सा घसीटता हुआ नजर आता है। गबूटा अब रांगा के साथ फ्यूज होकर कैरियन और मिद्रे से लगातार लड़ाई में व्यस्त रहा है और इसी वजह से उसका हाल पहले से ही बुरा हो चुका है। इस बीच रिमिरू मिलिम को र्योक्रान की तेजी से बढ़ती प्रगति के बारे में समझाता है और हालात से निपटने के लिए नए उपायों की घोषणा करता है। सबसे पहले 49th फ्लोर पर एक खतरनाक जाल तैयार किया जाता है, एक ऐसा बॉटमलेस स्वैम जैसा ट्रैप जिसे स्लिम पूल कहा जाता है। इसके अलावा वहां मौजूद है बेहद करोजिव स्लाइम रेन और शेप शिफ्टिंग मिमिकिंग मॉन्स्टर जिसे स्लाइम डॉल कहा जाता है। ये स्लाइम टाइप मॉन्स्टर्स भले ही डायरेक्ट कॉम्बैट में किसी काम के ना हो, लेकिन ये आपके इक्विपमेंट को पिघलाकर आपको काफी हद तक कमजोर कर सकते हैं। इसके बावजूद रिमिरू को लगता है कि ये जार काफी नहीं है। स्लाइम ट्रैप्स भले ही दुश्मनों की रफ्तार धीमी कर दें, लेकिन ग्रीन रैंस हमेशा झुंड में हमला करते हैं और अगर उन्हें रोका न गया तो वे इवेंचुअली सब तोड़कर निकल ही जाएंगे। असल में 51st फ्लोर से नीचे की तैयारी अभी भी हिनाटा की वजह से अधूरी है, इसलिए रिमुरू चाहता है कि किसी तरह फ्लोर 49 पर ही दुश्मनों का काम तमाम हो जाए। इसी दौरान रिमुरू सूडो सोल और मास्टर कोर निकालता है। ये मास्टर कोर दरअसल ग्रेट स्टॉर्म डीमन वोर्टेक्स यानी कैरिबियस के मैजिक कोर से बना है और यह यूजर की इच्छा के अनुसार मैजिक एसेंस में ढलकर सूडो मॉन्स्टर पैदा करता है। उदाहरण के लिए अगर वेल्डोरा, मिलिम और रैमिरस इस मास्टर कोर को पकड़कर अपने पसंदीदा मॉन्स्टर की कल्पना करें तो वह मॉन्स्टर ठीक उसी रूप में बन जाता है जैसा उन्होंने सोचा था। तो वहीं वेल्डोरा ने स्केलेटन्स बनाए, रैमिरस ने आर्मर्ड वॉरियर्स बनाए और रिमुरू ने घोस्ट्स का निर्माण किया। लेकिन मिलिम ने जो मॉन्स्टर बनाया वह सबसे अलग निकला, एक कूल, जिगली और स्ट्रीमलाइंड स्लाइम। मिलिम का रिमुरू के प्रति इतना गहरा लगाव था कि उसने रिमुरू जैसा ही स्लाइम मॉन्स्टर बना डाला, जिससे रिमुरू खुद ही थोड़ा शर्मिंदा हो गया। हालांकि ये मॉन्स्टर्स बन तो जाते हैं, लेकिन बिना सोल के ये सिर्फ एक फसाड यानी खाली खोल भर होते हैं। यहीं पर सूडो सोल का असली काम शुरू होता है। जब रिमुरू ने सूडो सोल को पकड़ा और शब्द बोला पोजेशन, तभी उसकी सोल उस घोस्ट मॉन्स्टर में समा गई जिसे उसने पहले बनाया था। असल में ये प्रक्रिया इस तरह पूरी होती है कि रिमुरू अपनी सोल को सूडो सोल में डालकर उसे उस मॉन्स्टर के मास्टर कोर के साथ मिलाता है जो बनाया गया था। इस तरह एक नया रूप जन्म लेता है जिसे अवतार कोर कहा जाता है। इसकी एक ही कमी है, जब सोल ट्रांसफर होती है तो असली शरीर पूरी तरह डिफेंसलेस हो जाता है। रिमुरू की इस टेक्निक को देखकर वेल्डोरा, मिलिम और रैमिरस भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपनी अपनी सोल्स को सूडो सोल्स के जरिए अपने बनाए मॉन्स्टर्स में डाल दिया। इस तरह रिमुरू ने घोस्ट को कंट्रोल किया, मिलिम ने स्लाइम को, रैमिरस ने आर्मर्ड वॉरियर्स को और वेल्डोरा ने स्केलेटन को कंट्रोल किया। आमतौर पर ये मॉन्स्टर्स इतने ताकतवर नहीं होते, लेकिन अंदर से वे सब बेहद भयानक क्षमता वाले हैं। हालांकि रैमिरस तो इन सब में सबसे कमजोरी रहती है।
इस तरह एक डरावनी मॉन्स्टर यूनिट तैयार होती है और रिमुरु अपने साथियों के साथ अंडरग्राउंड लेबिरिंथ की ओर बढ़ता है जहां रियोकुरान मौजूद है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अंदर पहुंचते ही रिमुरु और उसकी टीम को एक बिगिनर पार्टी से ही बुरी तरह मार खानी पड़ती है। वजह साफ है, भले ही रिमुरु एक अवेकेंड डीमन लॉर्ड हो, लेकिन इस वक्त उसका शरीर एक लो लेवल मॉन्स्टर का है और वह इस अलग रूप का आदी नहीं है। ऊपर से वेल्डोरा, मिलिम और रैमिरस जैसे लोग जो अपनी अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, उन्हें कभी टीम वर्क की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए सबकी कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है। तभी रिमुरु एक ऐसा सुझाव देता है जो एक अंडरग्राउंड लेबिरिंथ के फाउंडर को शोभा नहीं देता। चलो बिगिनर्स का शिकार करके ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इसी तरह धीरे धीरे रिमुरु और उसके साथी कोऑर्डिनेटेड तरीके से लड़ना सीख जाते हैं और आखिरकार योकरान 49th फ्लोर तक पहुंचता है। यहाँ स्लाइम ट्रैप्स जरूर हैं जो दुश्मनों की रफ्तार को धीमा कर देंगी, लेकिन रोक नहीं पाएंगी। अब रिमुरु और उसकी टीम भी तैयार है। रिमुरु कुरोबे से हथियार मांगता है और वे बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाते हैं। अब रिमुरु और उसके साथी कुरोबे के बनाए हुए क्रेजी इक्विपमेंट से लैस होकर निकलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक जो सब वीकलिंग्स लग रहे थे, अब सचमुच डीमन लॉर्ड्स की एक खतरनाक टीम नजर आने लगती है। खैर, मिलिम तो अब भी अपनी क्यूटनेस से सबका दिल जीत लेती है, लेकिन चूंकि ये इक्विपमेंट कुरोबे ने खास रिमुरु के लिए बनाया था, इसलिए ये कम से कम यूनिक क्लास या उससे भी ऊपर का माना जा सकता है। और इसी के साथ टीम मिदोरी रान के खिलाफ असली बैटल शुरू होती है। सबसे पहले मैदान में आती है मिलिम, एक खतरनाक स्लाइम का रूप लेकर, जिसकी वन हिट किल टेक्निक इतनी तेज है कि इंसानी आंखें उसकी गति तक नहीं पकड़ पाती और वो दुश्मनों को एक एक करके गिराती चली जाती है। उसके बाद रैमिरस, जो अब हैवी लिविंग आर्मर बन चुकी है, अपने विशाल शरीर से दुश्मनों पर टक्कर मारती है, हालांकि कई बार निशाना चूक भी जाती है। फिर स्केलेटन यानी वेल्डोरा अपनी एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैनशिप से खिलाड़ियों को कोने में धकेल देता है, जिससे टीम मिदोरी रैन पूरी तरह डिसएडवांटेज में आ जाती है। और आखिर में एंट्री होती है घोस्ट की यानी खुद रिमुरु की। यहीं पर रिमुरु टीम रियोकुरन के उन सदस्यों से कहता है जो स्लाइम पूल में फंसे हुए हैं कि अगर वे मुझ पर विश्वास करें तो शायद सेक्रेड मैजिक का इस्तेमाल कर पाएंगे। और नतीजा ये होता है कि पूरा समूह बुरी तरह वाइप आउट हो जाता है। खुद रिमुरु भी हैरान रह जाता है कि सिर्फ उस पर विश्वास करने से सेक्रेड मैजिक का इस्तेमाल संभव हो गया। असल में सेक्रेड मैजिक इस्तेमाल करने के लिए जब किसी ईश्वर की शक्ति उधार ली जाती है, तो उसके लिए कैलकुलेशंस कास्टर पर छोड़ दी जाती हैं। रिमुरु के मामले में खास बात यह है कि वो अपने अनुयायी यानी सबऑर्डिनेट्स के दिमाग का उपयोग करके अपनी कॉम्प्यूटेशनल एरिया को और बढ़ा लेता है। और यही कारण है कि ल्यूमिनस भी अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाकर अपनी शक्ति को दोगुना कर पाई थी। इसके बाद टीम रियोकुरन की लीडर लग रही महिला अफसोस जताते हुए कुछ कहती है और अपने साथियों के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन ये होम कंट्री नाम की जगह वाकई थोड़ी संदिग्ध लगती है। इसी के साथ दृश्य बदलता है और कहानी पहुंचती है किंगडम ऑफ सिल्ट्रोजो में। वहां मैरियाबेल एक पक्षी के साथ खेल रही होती है। जब पक्षी उससे खाने की मांग करता है तो मैरियाबेल बड़ी अजीब सी शर्त रख देती है, अगर खाना चाहिए तो पिंजरा खुद खोलो। आश्चर्य की बात है कि पक्षी सचमुच अपनी चोंच से पिंजरे का दरवाजा खोल लेता है और खुद ही बाहर निकल जाता है। यही है मैरियाबेल की अनोखी ताकत, उसकी यूनिक स्किल, जिसका असली रूप अब सामने आने वाला है। मैरियाबेल की यूनिक स्किल है ग्रीड, जो उसे उसके पिछले जन्म यानी रीइंकार्नेशन से मिली है। ये स्किल उसे दूसरों की इच्छाओं को देखने और उन्हें भड़काकर अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करने की शक्ति देती है। अपने पिछले जीवन में मैरियाबेल एक अमीर इंसान थी जिसे रूलर ऑफ यूरोप कहा जाता था, जो फाइनेंशियल जगत को अपनी उंगलियों पर नचाती थी और युद्ध तक को अपने पत्तों में से एक मानकर खेलती थी। ऐसे लोग दूसरों की पीठ पर खड़े होकर अपनी शान और शौकत जमाते हैं और लंबी उम्र जीने के बाद ऐशो आराम में मर जाते हैं। इसी तरह मैरियाबेल भी इस दुनिया में रीइंकार्नेट होकर रोसो परिवार में पैदा हुई। रोसो कबीले का संस्थापक ग्रैंडबेल है, जो काउंसिल ऑफ द वेस्ट का नेता है, एक ऐसा संगठन जो राक्षसों से लड़ने के लिए बना है। और वैसे तो ऐसे कबीले में जगह बनाना बेहद मुश्किल होता है। जन्म के कुछ ही समय बाद से मैरियाबेल का असली ईगो सामने आने लगा और उसने अपनी यूनिक स्किल ग्रीड का इस्तेमाल करके रोसो परिवार के सदस्यों को एक एक करके अपनी चालों का मोहरा बना डाला। लेकिन एक दिन वो पहली बार ग्रैंडबेल के सामने आती है। ग्रैंडबेल पहले ही उसके कारनामों से वाकिफ था, इसलिए वो बिल्कुल हैरान नहीं होता। मैरियाबेल तब अपने स्किल की शक्ति उसे दिखाती है और कहती है, ग्रैंडपा के भीतर महान महत्वाकांक्षाएं हैं और मैं उन्हें दबाने की प्रबल इच्छा महसूस करती हूं। ग्रैंडबेल जब उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन, तो मैरियाबेल गर्व से जवाब देती है, मैं हूं मैरियाबेल ऑफ ग्रीड। इस तरह ग्रैंडबेल ने मैरियाबेल को अपना उत्तराधिकारी मान लिया। यहीं से शुरू हुई एक नई अलायंस, ग्रैंडबेल, जो कभी एक महान हीरो था, और ग्रीडी मैरियाबेल की साझेदारी।
इसके बाद कहानी का दृश्य बदलता है और पहले के एपिसोड्स में दिखाए गए ड्यूक ऑफ गैस्टन किंगडम के ड्यूक दिखाई देते हैं जो लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। रिमुरु के सामने की गई अपनी बड़ी गलती के कारण म्यूज के पास अब ठहरने की कोई जगह नहीं बची थी। जब वो लापरवाही से सोच ही रही थी कि चलो फिर से शुरू करते हैं, तभी अचानक किसी चीज ने उसका सिर चीर डाला और उसी क्षण उसकी मौत हो गई। म्यूज पर नजर तो सोए रख रहा था, लेकिन इस बार जो हुआ उसे भी वो समझ नहीं पाया। दरअसल ये सब मारियाबेल की यूनिक स्किल ग्रीड का ही असर था। जबकि अंडरग्राउंड लैबिरिंथ में ग्रीन रेबेलियन को हरा दिया गया था, अब हालात ये साफ दिखा रहे हैं कि असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि मारियाबेल आखिरकार अपनी चाल चलने को तैयार है। अगले एपिसोड में हम मारियाबेल की हरकतों पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि उसकी अगली चाल क्या रूप लेती है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो और वीडियोस के लिए